नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा मनुष्य जाति के लिए इतना रहस्यमय क्यों है? कई देश इसके बारे में जानने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर हमें इसे जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और आज तक हमने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक इसे कितना जाना है? इस वीडियो के माध्यम से हम चंद्रमा के उन रहस्यों से पर्दा खोलेंगे जो आपसे बहुत दूर हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। क्या आप जानते हैं कि अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटों का रह जाएगा। चांद धरती का एक चक्कर 27.3 दिनों में ही पूरा कर लेती है। और क्या आपको पता है, हमारा चांद 20 छोटे चांदों से मिलकर बना है। और तो और करीब 4.31 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया था और हमारे चांद की उत्पत्ति हुई। चांद की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले 3 सिद्धांतों को समझना होगा: जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी, कोफॉर्मेशन थ्योरी और कैप्चर थ्योरी। सबसे पहले जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को समझते हैं। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी 1975 में दिया गया था और इसी सिद्धांत को चांद के निर्माण का मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार करीब 4.31 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से थिया से धूल, चट्टान आदि तत्व निकले और पृथ्वी कक्षा में फैल गए और वर्षों तक इस कक्षा में परिक्रमा करने के बाद आपस में जुड़ते गए और चांद बना। क्या आपको पता है कि इस तरह की टक्कर सिर्फ एक ही बार हुई, इसलिए इस सिद्धांत पर सवाल भी उठते रहे हैं। आइए अब कोफॉर्मेशन थ्योरी को समझते हैं। कोफॉर्मेशन थ्योरी चंद्रमा की उत्पत्ति को एक ऐसी वस्तु के रूप में बताता है जो एक ही समय में और लगभग पृथ्वी के समान स्थान पर प्रिमिटिव सोलर नेबुला से बनी थी। जब वे सौर निहारिका में बन रहे थे तो होने वाले चंद्रमाओं, जिन्हें प्रोटोमून कहा जाता है, के नाविकों ने अपने चारों ओर गैस और धूल के बादल से सामग्री की अपनी ओर खींचा। यह वाष्पशील गैसों के बजाय अधिकतर चट्टानी पदार्थ से बना है। कोफॉर्मेशन थ्योरी यह बताता है कि चंद्रमा उस स्थान पर क्यों दिखाई देता है जहां वह दिखाई देता है। आइए अब कैप्चर थ्योरी को समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि चंद्रमा का निर्माण सौर मंडल में कहीं और हुआ था और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा कब्जा या आकर्षित कर लिया गया था। चंद्रमा की विभिन्न रासायनिक संरचना को तब समझाया जा सकता है जब यह सौर मंडल में कहीं और बना हो। हालांकि चंद्रमा की वर्तमान कक्षा में प्रवेश करना बहुत असंभव है। किसी चीज को सही समय पर सही मात्रा में इसे धीमा करना होगा और वैज्ञानिक ऐसी फाइन ट्यूनिंग में विश्वास करने के लिए अनिच्छुक हैं। ये तो साइंटिस्टों द्वारा दिए गए अपने मत हैं, लेकिन अब समझते हैं कि अपोलो मिशन द्वारा लाए गए चांद की मिट्टी का टेस्ट करने के बाद हमें क्या क्या जानकारियां मिली हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपोलो मिशन क्या था। अपोलो नासा का वह कार्यक्रम था जिसकी वजह से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल 11 अंतरिक्ष उड़ानें भरी और चंद्रमा पर कदम रखा। पहली 4 उड़ानों में अपोलो कार्यक्रम में उपयोग होने वाले डिवाइस का परीक्षण किया गया। अन्य 7 में से 6 उड़ानें चंद्रमा पर उतरी। अपोलो की पहली उड़ान दिसंबर 21, 1968 में हुई थी। चंद्रमा पर पहली लैंडिंग नवंबर 14 से 24 तक 1969 में हुई थी। चंद्रमा पर आखिरी लैंडिंग दिसंबर 19, 1972 में हुई थी। कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर चले। अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां वैज्ञानिक अनुसंधान किया। उन्होंने चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया, साथ ही वहां के वातावरण को एक्सप्लोर करना था और उन्होंने पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चंद्रमा की चट्टानें एकत्र की। चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन अपोलो 8 था। चंद्रमा पर पहली लैंडिंग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन पर हुई थी। अपोलो 11 के चालक दल में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन थे। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर चले, जबकि कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में ही रहे। जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने तो उन्होंने कहा, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी पर 382 किलोग्राम चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी भी परीक्षण के लिए लेकर आए हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कैसे उतरे। अपोलो अंतरिक्ष यान को सैटर्न वी रॉकेट के शीर्ष पर लॉन्च किया गया था। सैटर्न वी 3 चरणों से बना था। पहले 2 चरण में कक्षा तक पहुंचने में उनका ईंधन खत्म हो गया।
तीसरे चरण का उपयोग अपोलो कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को चंद्रमा पर धकेलने के लिए किया गया था। एक बार जब अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंच गया तो दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। चंद्र मॉड्यूल में 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे। तीसरा अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में कमांड मॉड्यूल में रहा। पिछले 3 मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र रोवर के साथ चंद्रमा पर यात्रा की। चंद्रमा की सतह का और अधिक पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र रोवर चलाया। चंद्र रोवर्स इसलिए बनाए गए थे ताकि उन्हें चंद्र मॉड्यूल पर स्टोरेज एरिया में फिट करने के लिए मोड़ा जा सके। चंद्र रोवर्स को चंद्रमा पर छोड़ दिया गया। जब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने सतह पर काम करना समाप्त कर लिया तो वे चंद्र मॉड्यूल में वापस आ गए। यह चंद्रमा की कक्षा में वापस चला गया और कमांड मॉड्यूल से जुड़ गया। दोनों अंतरिक्ष यात्री कमांड मॉड्यूल में वापस आ गए। उन्होंने चंद्र मॉड्यूल को पीछे छोड़ दिया और पृथ्वी पर हो गए। लूनर मॉड्यूल चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कमांड मॉड्यूल समुद्र में उतरा और एक जहाज अंतरिक्ष यात्रियों को ले गया। आइए अब चांद की संरचनाओं पर बात करते हैं। अगर मून की संरचना की बात करें तो इसे हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, क्रस्ट और क्रेटर्स इन क्रेटर्स। चांद का इनर कोर सबसे इंटरनल पार्ट होता है और यह बाहरी परतों और मेंटल के बीच स्थित होता है। यह पार्ट चांद के बाकी भागों से अलग होता है और इसमें बहुत अधिक दबाव और तापमान होते हैं। इस कोर का विशेष गुण यह है कि यह चांद के विभिन्न धातुओं से बना होता है, जैसे कि आयरन और निकेल, और इसका तापमान 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब बात करते हैं आउटर कोर की। मून का बाहरी कोर चांद की आंतरिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ चांद के बाहरी कोर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी स्थिति और संरचना चांद का बाहरी कोर, आंतरिक कोर और सतह की परत के बीच स्थित होता है। यह कोर एक मिश्रण होता है जिसमें धातुओं की कंपाउंड और उच्च दबाव रहता है। इस कोर का मुख्य गुण होता है कि यह तुलियम और सामान्यतः अन्य धातुओं से बना होता है। चांद के बाहरी कोर में विभिन्न मेटल के कंपाउंड मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इन धातुओं का मिश्रण चांद के बाहरी कोर की स्थापना और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांद के बाहरी कोर का महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि यह चांद की यांत्रिक गतियों को बनाए रखने में मदद करता है। यह कोर चांद की सतह की तापमान और मौसमी बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह चांद की ऊपरी परत के साथ इंटरेक्शन करता है और चांद का री-इलेक्शन करता है। चांद के बाहरी कोर का स्टडी एस्ट्रोनॉर्म के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जांच कर सकते हैं, जिससे हम ग्रह के विकास और इतिहास को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि चांद का इनर मेटल क्या है। चांद का आंतरिक मेंटल चांद की सतह की क्रस्ट के नीचे स्थित होता है। यह विशेष धातुओं और सिलिकेट खनिजों का मिश्रण होता है और इसमें स्टेनियम और यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्वों की मात्रा कम होती है। चांद का मेंटल एनर्जी प्रक्रियाओं का केंद्र होता है और यह तापमान और दबाव की प्रक्रियाओं के बदलाव का कारण बनता है। समझते हैं मेंटल क्या है। हम अगर इसकी स्थिति और संरचना की बात करें तो यह चांद की कोर और क्रस्ट के बीच का भाग होता है। चांद के मेंटल की मुख्य विशेषता यह है कि यह सिलिकेट खनिजों और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड का मिक्सचर होता है और यहाँ तापमान कई सेल्सियस डिग्री से अधिक हो सकता है और दबाव करीब 1000 बार से भी अधिक हो सकता है। चांद के मेंटल में गतियाँ और उत्पत्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं। इसमें चांद के मूल उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, जिसमें चांद की प्रिंसेस के रूप में गैस्ट्रो के प्रकोप, वोल्केनिज्म और टेक्टोनिज्म की जानकारी शामिल होती है। अब समझते हैं क्रस्ट क्या है। चांद का क्रस्ट उसकी सतह का सबसे ऊपरी परत होता है, जिसे हम देख सकते हैं और जिस पर मानव सैटेलाइट स्टडी करता है। यह क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों और आयरन से बना होता है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे अन्य खनिज होते हैं। चांद का क्रस्ट विभिन्न इम्पैक्ट क्रेटर्स के रूप में पहचाना जा सकता है, जो चांद के इतिहास की एक प्रमुख विशेषता है। इसके सबसे बाहरी लेयर क्रेटर्स इन क्रेटर्स को समझते हैं। मून पर क्रेटर्स उपस्थित होते हैं और ये बड़े और पिघले हुए पत्थरों के द्वारा बनते हैं। क्रेटर्स मून की सतह पर मीटियोराइट्स या एस्टेरॉइड्स के पत्थरों का मून की सतह पर गिरने से बनते हैं। इन घटनाओं के द्वारा मून की सतह की परत को ब्रेक कर देते हैं और मून के नीचे अलग खनिजों के स्तर दिखते हैं। मून के कुछ प्रमुख क्रेटर्स की उपस्थिति है, जैसे कि कोपरनिकस, त्यको,
क्लाविसियस, प्लाटो और एरिस्टार्कस। इनमें से हर एक क्रेटर का अपना इतिहास और महत्व होता है और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय बनता है। मून के क्रेटर्स ग्रही खगोलशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह ग्रह के प्राचीन इतिहास और सतही विकास के बारे में हमें बेहतर समझने में मदद करते हैं। पृथ्वी के इतिहास और विकास में मून का बहुत बड़ा महत्व होता है। चांद हमारे ग्रह के इतिहास और विकास के कई पहलुओं पर प्रभाव डालता है, जैसे कि पृथ्वी के प्लेनेटरी मोशन और वेदर पर चांद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी के साथ चांद के प्रभाव को भी देख सकते हैं। भविष्य में होने वाले मिशनों से हमारे चंद्रमा से संबंधित और भी रोचक तथ्य सामने आने वाले हैं। अगर हम कुछ आगामी मिशन की बात करें तो इसरो एक और मून मिशन की तैयारी कर रहा है। यह जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से है। लुपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है, लेकिन चंद्रयान सीरीज में अभी बहुत बड़ा होने वाला है और इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। वहीं नासा का आर्टेमिस 3 मिशन, यह मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा और रोवर संचालित करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी और अन्य खनिज संसाधनों की खोज करना है। इसके अलावा आर्टेमिस समझौता सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मून की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दे रहा है। इस समझौते पर 26 देशों और एक क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान, यूरोपीय संघ और भारत भी शामिल है।